नमस्कार। आप सब देख रहे होंगे कि लगातार 2-3 दिन से प्रशासक प्रफुल्ल पटेल जी के लिए समर्थन में प्रिंट मीडिया में समाचार छपे जा रहे हैं। जनप्रतिनिधियों से प्रस्ताव पारित किए जा रहे हैं कि प्रफुल्ल पटेल का आभार। तो मैं आप सबको पूछना चाहता हूं, प्रशासक प्रफुल्ल पटेल को पूछना चाहता हूं कि जब जब आपकी बदली की बात आती है तभी क्यों लोगों से आभार मनाया जाता है? तो लोग कहेंगे कि नहीं, तो महामहिम उपराष्ट्रपति जी ने उनको न्योता दिया था, जनप्रतिनिधियों को दिल्ली बुलाया था, उसके लिए आभार मनाया जा रहा है। तो सवाल यह है कि आभार जनप्रतिनिधियों को मानना चाहिए महामहिम उपराष्ट्रपति जी का। अब उपराष्ट्रपति जी ने बुलाया था दिल्ली के लिए, तो अभी क्यों गए? क्या सदन चालू होने के बाद नहीं जा सकते थे? 15 दिन के बाद तो सदन चालू होना था। जनप्रतिनिधि सारे के सारे वो सेशन चालू होता तब आते, तो सदन की कामगिरी देखते, वहां मोदी जी से मुलाकात होती, वहां लाइब्रेरी ऊपर गैलरीज में बैठने का मौका मिलता और होम मिनिस्टर जी से भी मिलते, पंचायती राज के मंत्री से भी मिलते और सदन चालू होने पर उनको काफी कुछ सीखने को मिलता। तो अभी क्यों गए? जब प्रशासक की बदली की बात आती है तभी क्यों ये लोगों को लेके दौड़ता है? आभार मानना है तो महामहिम जी का मानना चाहिए, राष्ट्रपति जी का मानना चाहिए कि क्यों इनका हम आभार माने प्रशासक जी का। इन्होंने ऐसा क्या किया? क्या दमन दीव दादरा नगर हवेली का भवन बेच दिया इसलिए आभार मान रहे? क्या दमन दीव का सर्वनाश कर दिया इसलिए आभार माने? उनको पूछना चाहिए था। जनप्रतिनिधि आए दिल्ली तो उनको रुकाया कहां गया, ठहराया कहां गया? क्यों उनको पार्लियामेंट से 2-2.5 घंटे के रास्ते के पर रुकाया गया? क्यों उनको वो होटलों में 3-3 बजे तक रूम नहीं दिलाई गई? क्यों उनको दमन दीव के भवन में नहीं रुकाया गया? जो दमन दीव का लग्जरियस होटलों से भी बेहतरीन कमरे थे वहां क्यों नहीं रुकाया गया? क्योंकि वो तो बेच दिया था, तो वो बेचने के लिए आभार मान रहे हैं। इनको सूरत उतार दिया गया, किसी को कहां उतार दिया गया, कितना परेशान हुए जनप्रतिनिधि, फिर भी आभार मान रहे। मानिए, मैं मना नहीं कर रहा हूं, आभार मानना चाहिए, मगर आप लोग बेहतर होता, सेशन चालू होता तब आप आते। फिर भी मैं कुछ बातें लोगों को समक्ष लाना चाहता हूं। ये प्रशासक आभार क्यों बना रहा है? आपने देखी होगी तो कल प्रेस ब्रीफिंग हुई। कल प्रेस ब्रीफिंग क्यों हुई? क्यों अभी रविवार के दिन, छुट्टी के दिन भी लोगों से प्रस्ताव पारित कराए गए? क्या ऐसी इमरजेंसी है कि तुरंत से तुरंत सब करवाया जा रहा है? अगर जनप्रतिनिधि से प्रेस ब्रीफिंग करानी होती तो दिल्ली से लौटे कि दूसरे दिन प्रेस ब्रीफिंग होती। 7-7 दिन तक क्यों बैठे रहे? जबकि समाचार आया कि भाई साहब की बदली हो जाने वाली है, तभी क्यों ये नौबत आ गई? आपको 1-2 चीजें बताना चाहता हूं। ये लेटर है नगर पालिका का, दमन नगर पालिका का, जिसमें 14 तारीख की सर्कुलर है और वहां कहा गया है कि 21 तारीख को शाम 4 बजे नगर पालिका की मीटिंग है। मुझे भी बुलाया गया एक इनवाइटी के तौर पर। 21 तारीख को फिर से सर्कुलर निकला और कहा गया कि ये 21 तारीख की मीटिंग पोस्टपोन हो गई है। कोरिजेंडम निकला और कहा गया कि 21 तारीख की मीटिंग अब 23 तारीख को होगी। मतलब 21 तारीख को मीटिंग नहीं हुई, 23 तारीख को मीटिंग होगी, ऐसा कहा गया। अब हमारे मित्र जो है ये असली आजादी के विजय भाई पर्ची के पेपर में आया कि 22 तारीख को प्रफुल्ल भाई पटेल जी के लिए आभार प्रस्ताव पारित किया काउंसिल ने, मुझसे, जबकि 21 तारीख को मीटिंग हुई नहीं। तो एडवांस में आभार कैसे पारित हो गया? इस पर जब मैंने नगर पालिका की कल जब मीटिंग हुई 23 तारीख को, तो मैंने चीफ ऑफिसर को पूछा, माननीय प्रेसिडेंट एसपी दमनिया जी और पूरी काउंसिल के सामने। तब चीफ ऑफिसर ने कहा कि ऐसी कोई मीटिंग नहीं है, ऐसा कोई प्रस्ताव पारित नहीं हुआ है और ये जो लेख में दावा कर किया जा रहा है उसका मैं बिल्कुल भी समर्थन नहीं करता और ऐसी कोई मीटिंग हुई ही नहीं है, ऐसा कोई प्रस्ताव पारित ही नहीं हुआ है। मतलब क्या हुआ? ऐसा कोई ठहराव पास नहीं किया गया
लोगों से जबरन सिग्नेचर करवाए गए और ये फ्रॉड रेजोल्यूशन बनाया गया। ऐसा ही स्थिति जिला पंचायत में हुई। जिला पंचायत में भी मेरे जिला पंचायत के कुछ मित्रों ने मुझे बताया कि रविवार के दिन जिला पंचायत के कर्मचारी हमारे घर आए और वो रिजोल्यूशन में साइन करवा रहे थे और बोल रहे थे कि इस पे साइन करना है, आभार प्रस्ताव पारित किया है उस पर। बोलते कोई मीटिंग ही नहीं है, कोई सर्कुलर ही नहीं भेजा गया और डायरेक्ट आभार प्रस्ताव पारित कर किया हुआ पत्र हमें थमाया जा रहा था, हमने सिग्नेचर नहीं किया तो हमें धमकाया गया, डराया गया। मतलब जिला पंचायत ने भी ऐसे ही किया, सरपंचों से भी ऐसा ही करवाया जा रहा है। कुछ सरपंचों ने फोन किए कि हमें भी ऐसा बोला जा रहा है कि इस पे साइन करके भेजो। बोले जब मीटिंग ही नहीं और आभार किस बात का माने और क्यों माने, तो बोले हमें डराया जा रहा है, धमकाया जा रहा है। मतलब सारे के सारे जनप्रतिनिधियों से ऐसे आभार प्रस्ताव पारित करवाए जा रहे हैं। और क्यों करवाए जा रहे हैं? प्रशासक जी तो ये कहते हैं कि मैं आया हूं मेरी मर्जी से, मैं जाऊंगा अपनी मर्जी से। तो ये कौन सी मर्जी है? क्यों डरे हुए हैं? क्यों घबराए हुए हैं? आपको ये जरूरत क्यों पड़ रही है कि संडे को रविवार के दिन पारित करवा रहे हैं और जो तारीख मीटिंग हुई नहीं उस मीटिंग में आप पारित करवा रहे हैं? अरे मैंने पेपर में पढ़ा, ये हमारे मित्र मुकेश गोसाई जी ने लिखा कि प्रशासक जी ने कहा हमारे जनप्रतिनिधियों से और जिला पंचायत के प्रमुखों से कि आप लोगों की जो सत्ता है वो तो और आप लोगों का जो होद्दा है वो तो राज्य स्तर के मंत्री के लेवल का है। तो प्रशासक जी आपको 8 साल के बाद पता चला कि हमारे जनप्रतिनिधि जो जिला पंचायत के अध्यक्ष है उनका जो रैंक है, उनका जो होद्दा है वो राज्य मंत्री के लेवल का है। उनको आपने क्या बना दिया है? वो जिला पंचायत के प्रमुख अपनी साइन तक नहीं करवा पा रहे। उनके पास जो सत्ता थी वो सब सारी सत्ता तो आपने छीन ली है। उनको 8 साल से आपने एक पैसे का आपने फंड यूटिलाइज करने के लिए पावर नहीं दिया है, फंड नहीं दिए है। जब आपकी सत्ता छीनने लगी है तब जनप्रतिनिधियों को बता रहे हो कि आप तो राज्य कक्षा के मंत्री के लेवल के हो। आपने कब उनका सम्मान किया? आपने उनके होद्दों का कब प्रोटोकॉल दिया? आपने तो कठपुतली बना दिया था। ऐसा ही हाल आपने नगर पालिका के अध्यक्षों का किया और कह रहे हैं सरपंच जो है उनके पास वहीवटी सत्ता होती है। 8 साल के बाद आप बता रहे हो, जबकि उनके साथ सारे पावर आपने छीन लिए। उनको भी 8 साल से आपने कोई फंड नहीं दिया। अरे सरपंच तो खुद एनओसी नहीं दे सकता, सरपंच तो कोई नोटिस नहीं दे सकता, सरपंच तो खुद की पंचायत में सफाई तक नहीं करा सकता और आप कह रहे हैं कि वहीवटी करता है वो। कौन सा पावर दिया आपने हमारे जनप्रतिनिधियों का? कौन सा सम्मान किया आपने हमारे जनप्रतिनिधियों का? आप अपनी ऑफिस में बुलाकर उनको गाली गलौज करते हो, धमकाते हो उनको। और ये हमारे जनप्रतिनिधि अपना आत्मा स्वाभिमान गिरवी रखकर उनके आका के फरमान बजा रहे हैं। उन्होंने कहा कि ये जाकर बोलो, तो आज एक चाटुकार सरपंच को बोलने लगा। अरे प्रशासक जी आप खुद आइए ना सामने, आइए डिबेट करते हैं सामने सामने लड़ते हैं। आप बोल रहे हैं ना कि मैं उनको जवाब दे सकता हूं, जवाब दीजिए आप। वो फिल्म देखी थी सनी देओल की मैंने, कात्या मर्द बनने का इतना ही शौक है तो कुत्तों का सहारा लेना छोड़ दो। प्रशासक जी वही डायलॉग मैं आपको बोल रहा हूं, कुत्तों का सहारा मत लीजिए, आइए सामने। और मैं पहले भी नहीं डरता था आपसे, जब मैं कुछ नहीं था। अभी मैं आपसे क्यों डरूंगा? और आप ये आभार प्रस्ताव पारित करा कर भी बचोगे नहीं। आपका बोरिया पिस्तरा बांधने का वक्त आ गया है। आपकी मर्जी और आपका वो एटीट्यूड सब मिट्टी में मिलने वाला है। भगवान के घर देर है अंधेर नहीं है। आपने जो तानाशाही की है ना, उसका तो मैं सजा आपको दिला के रहूंगा, उसकी सजा आपको जरूर मिलने वाली है। और हमारे जनप्रतिनिधि कह रहे हैं, हमारे सरपंच ये कह रहे हैं,
और वो प्रशासक की बातों में आकर अपने ही जनप्रतिनिधियों पर अनाप शनाप आरोप बढ़ रहे हैं। मैं क्या मांग रहा हूं? मैं तो आपको पावर देने की बात कर रहा हूं, आपके पंचायतों को पावर देने की बात कर रहा हूं, आपकी जिला पंचायतों को पावर दिलाने की बात कर रहा हूं, मैं तो नगर पालिका को पावर देने की बात कर रहा हूं। मैंने कहा कि आप लोग पापी है, मैंने तो ये कहा कि पाप के भागी ना बने, क्योंकि लोगों के घर दुकान मकान टूट रहे हैं, लोगों के धंधे छीने जा रहे हैं, लोगों को नौकरियों से वंचित किया जा रहा है। आज लोग त्राहिमाम है, हर तरह से लोग दुखी है, लोगों के घर नहीं बन रहे हैं, लोगों के मकान नहीं बन रहे हैं। अरे हर बेचारा 500 लेके आता तो पुलिस लूट रहती है, हर तरह से आदमी बिसा जा रहा है। उसमें मैं तो आप लोगों का साथ और सहकार मांग रहा हूं। अरे कम से कम आप लड़ाई नहीं लड़ सकते, जो लड़ रहा है उसका तो टांग मत खींचिए। आप बेबुनियाद आरोप लगा रहे, कह रहे कि इनको गाड़ियां मिली। अरे आप अपने प्रशासक प्रफुल्ल भाई पटेल जी से पूछिए कि आपके प्रशासन ने कितनी गाड़ी हायर की है। 100 से 125 गाड़ियां हायर की है, नई गाड़ियां। वैसी ही गाड़ियां जिला पंचायतों ने भी खरीदी है उनके अध्यक्षों के लिए, हमारे नगर पालिका के में भी खरीदी गई है। आपके जिला पंचायत और नगर पालिका में जाके देखिए ना, अध्यक्षों ने वो गाड़ी खरीदी कि नहीं खरीदी, उसको खरीदी नहीं कह सकते। वो प्रशासन ने भी 100-125 गाड़ियां खरीदी ही नहीं कह सकते, उसको हायर की है। वैसे आपके जिला पंचायत के प्रमुखों को पूछिए, आपके जिला प्रमुख भाजपा के और नगर पालिका के प्रमुख अस्मी भाई को पूछिए, वो गाड़ी कौन सी यूज कर रहे हैं। उसमें भी तो वो एजेंसी की गाड़ियां हायर की है, वैसी ही 2 गाड़ियां मैंने हायर की है। मुझे सांसद की सैलरी मिल रही है, उस सैलरी से मैंने वो गाड़ी वो हायर की है, जैसे प्रशासन ने 100-125 गाड़ी हायर की है। कह रहे ये भाई साहब, 1 रुपया का अगर भ्रष्टाचार उमेश पटेल ने किया हो तो मुझे फांसी पे चढ़ा दीजिए। 1 रुपया का कंपनियों से मेरा उग्राणी हो तो फांसी पे चढ़ा दीजिए मुझे। अरे कह रहे हैं कि उमेश पटेल ने ये किया वादा, उमेश पटेल ने वो वादा किया। क्या वादा? छाती ठोक के कहता हूं, प्रशासक को हटाने का मेरा एकमात्र उद्देश्य है और वो उसमें मैं लगा पड़ा हूं। संसद के गरिमाओं को ख्याल में रखकर मैंने संसद में सारे सवाल उठाए। बताते हैं कि एमपी बनने से पहले आपने कहा था, आपने क्या किया? बोलो मैं सांसद के रूप में मैंने सारे सवालों को पार्लियामेंट में उठाए, जो आपके पार्लियामेंट सदस्य ने आज तक नहीं बोला, वो सारे मुद्दे मैंने उठाए। प्रशासक को हटाने के लिए भी उठाया, टोरन पावर को भगाने के लिए भी उठाया, टोरन पावर पे इंक्वायरी के लिए भी उठाया। पर सत्ता तो आपकी है सरपंच जी, आप जिस पार्टी से बिलोंग करते हो, आप तो पदाधिकारी भी है उसमें भाजपा के, तो आपके भाजपा को पूछिए ना, क्यों वो टोरन पावर के खिलाफ नहीं बोलते? क्यों टोरन पावर को हटाना था तो मीटिंग में नहीं आते? आज तक टोरन पावर को हटाने के लिए आपकी पार्टी ने क्या किया? मैंने तो हजारों लेटर लिखे, हर बार बोला, जितने ही मैंने लेटर लिखे, जितने ही आवाज उठाई, मगर सेंटर में आपकी पार्टी है भाजपा, यहां भी आपकी पार्टी है भाजपा। अरे प्रशासक जी को 72 घंटे में हटा सकता हूं, मगर आप जैसे चमचे लोग प्रशासक की वाहवाही में जुटे हैं तो मैं क्या करूं? मैं पार्लियामेंट में आवाज उठाता हूं और आप लोग जैसे चाटुकार लोग लेटर लिख के देते हैं कि पानी हमें 100% मिलता है, प्रशासक बहुत अच्छा है। यहां नगर पालिका, जिला पंचायत, यहां पर पंचायत है, सारी की सारी भाजपा के पास है। मैं पार्लियामेंट में आवाज उठाता हूं, मंत्रालय में आवाज उठाता हूं, तो आप लोग वहां पर से जैसे ही लेटर आते हैं, प्रशासक आपको चैम्बर में बुलाता है और वो आपको आदेश करता है कि ऐसा ऐसा आप लेटर लिख के दीजिए कि प्रशासक बहुत अच्छे हैं, बहुत अच्छा काम करता है। और वो लेटर वहां मंत्रालय में जाते हैं और वहां पर कहा जाता है कि उमेश पटेल तो भारतीय जनता पार्टी का अध्यक्ष है और हमारे भारतीय जनता पार्टी के इतने प्रतिनिधि है जो वो प्रशासक से बहुत खुश है। प्रशासक ने वहां पर ऐसा माहौल बनाया है कि ये जो सीटें हारी है वो भाजपा अपने संगठन के वजह से हारी है, संगठन की कमियों के वजह से हारी है, संगठन के अंदरूनी खिंचान के लिए हारी है। और वहां पर वो भाई तो पाक साफ हो जाता है, क्योंकि आपके जैसे लोग चाटुकार लोग पड़े हुए हैं और चाटुकारों को अपना फायदा देखना है। और ये फोटो खास करके रखिए, उन्होंने जनप्रतिनिधियों ने कहा है प्रेस ब्रीफिंग में कि विकास के सहभागी नहीं, आप विनाश के सहभागी है।
लोगों के घर, मकान, दुकान टूटे उसके भी सहभागी आप ही हो, और इन लोगों ने स्वीकारा है। कह रहे हैं कि उमेश पटेल ने कहा था लारी गल्ले लगाएंगे, बिल्कुल लगाएंगे। मरोड़ में भी लगेंगे लारी गल्ले, जमपुर में भी लगेंगे, और उनको लाइसेंस भी दिलाऊंगा। ये मेरा वादा था और वादा है, और मैं वो करके दिखाऊंगा। ढाबा, ये दुकान टूटती है तो क्या भारतीय जनता पार्टी की जिम्मेवारी नहीं है? सत्ता किसकी है? सेंटर में तो आपकी सत्ता है, यहां भी तो आपकी सत्ता है। तो सरपंच जी, चाटुकार जी, जरा जाइए और आपके भारतीय जनता पार्टी को बोलिए कि सरकार हमारी है, तो लारी गल्ला हम क्यों नहीं लगा सकते? हम क्यों नहीं टोरेंट पावर को भगा सकते? अगर उमेश पटेल नाकाम हो रहा है तो आप लोग आइए, मुझसे बोलिए कि ये लेटर लिखिए, ये आवाज उठाइए। मैं नहीं उठाता हूं तो मुझे बोलिए। हर जगह आप हाथ बताइए कि यहां आप चुप हो गए, मैं आऊंगा आपके साथ, चलिए आप बाहर निकलिए, मैं आप लोगों के साथ। जहां आप बोलोगे कि यहां आपने आवाज नहीं उठाई है तो मुझे बोलिए कि आप ये लेटर लिख के दीजिए, मैं लिख के देता हूं। बोलिए कि यहां पर आपको चलना है हमारे साथ, हम बोलेंगे, आप भी साथ में बोलिए, मैं खड़ा रहूंगा। एक पत्रकार लिखता है कि उमेश पटेल मरणियो बन्यो छे, रघुवायो बन्यो छे। अरे रघुवायो नहीं, मरणियो बन्यो छू। दमन दीव के लोगों के हित पर जब आंच आ रही है, लोगों के घर, मकान, दुकान तोड़े जा रहे हैं, लोग बेबस की तरह बेचारे लाचार बनकर मेरे पे नजर रखे बैठे हुए हैं कि उमेश पटेल कुछ करेगा तो उसके लिए मैं कर रहा हूं, उनके लिए लड़ रहा हूं, उनके लिए मैं मरणीय बना हुआ हूं, जो मेरा अधिकार है, क्योंकि लोगों ने मुझे चुन के भेजा है और उनके लिए लड़ना मेरा काम है। प्रशासक जी, आपको फिर से चुनौतीपूर्ण कह रहा हूं, आप कुछ भी कर लीजिए, कुछ भी कर आक्षेप लगवा लीजिए, मैं डरने वाला नहीं हूं। और हमारे जनप्रतिनिधियों को कहना चाहता हूं, आप लोगों की वजह से ही हमारा प्रदेश दुखी हो रहा है। आप लोग आज भले इनकी चाटुकारिता, चमचागिरी कर लो, मगर आने वाले वक्त में आपको ये पता चल जाएगा कि जनता जागरूक है, लोग समझदार है। और लोगों को मैं कहना चाहता हूं, मैंने जो भी कहा है उसके लिए मैं प्रयास रूप हूं, काम कर रहा हूं, मेहनत कर रहा हूं, लड़ रहा हूं। हाँ, अकेला हूं, ना मेरे साथ कोई सरपंच खड़े हैं, ना मेरे साथ जिला पंचायत के लोग खड़े, ना नगर पालिका के लोग खड़े, पर मैं आपका प्रतिनिधि बनकर आपके लिए आवाज उठाऊंगा, लड़ूंगा और आप सबके हक और अधिकार की रक्षा करने का पूरा प्रयास करूंगा। इसमें मेरी जान भी जाए ना तो मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। अरे मैं तो इनको कहना चाहता हूं, अरे आप मुझसे इस्तीफा क्या मांगते हो? मैं तो दमनदीव की जनता के लिए जान दे दूं। इस्तीफा मेरे लिए क्या है? ये पद मेरे लिए कभी न था ना कभी है महत्वपूर्ण। मेरे लिए तो दमनदीव की जनता का प्यार और जनता का हित मेरे लिए सर्वोपरि है। आप आज मेरे पे सवाल नहीं उठा रहे, आप अपने ही प्रशासन पे सवाल उठा रहे हैं। आप खुद कबूल कर रहे हैं सरपंच जी कि आपके लोगों, हमारे लोगों के घर तोड़े गए हैं, हमारे लारी गल्ले हमारे नहीं लगा दिए जा रहे हैं, हमारे दावे बंद किए गए हैं, वो आप खुद स्वीकार रहे हैं। और वही प्रशासन ने जिसने किया उसकी आप चाटुकारिता कर रहे हो, उसको वाहवाही कर रहे हो, उनको आप उनके फेवर में प्रस्ताव पारित कर रहे हो। भाई साहब, सरकार आपकी है, प्रशासन आपका है। अगर मैंने कोई गलती की है तो आप जांच करवाइए और मुझे जेल में डाल दीजिए, फांसी पे चढ़ा दीजिए। फिर से दमनदीव की जनता को कहना चाहता हूं, ये प्रशासक जी ने ये जो कांड किए हैं, वो कांड की सजा तो उनको मिलकर रहेगी। उनको भगाने का वादा किया था, वो भगा के रहूंगा। और बात में ये भी कहना चाहता हूँ, लोग बोलते हैं कि उमेश पटेल ने कहा था वाको वारिस यानी लात मारिस। अरे वाका वारवानो मतलब झुकाने का मतलब क्या होता है? एमपी का पावर मैंने पार्लियामेंट में दिखाया, हर एक मुद्दे पे आवाज उठाई। आपके लालू भाई को मोदी जी आते थे तो उनकी शिला जहां लगाई होती है ना, वहां पर भी नहीं जाने देते थे। साथ में खड़ा करने की तो बात जाने दो। मुझे तो प्रशासक जी ने, उप प्रमुख जी आए, उपराष्ट्रपति जी आए, तो मुझे साथ में मंच पर बिठाना भी पड़ा, साथ में रखना भी पड़ा, मेरे नाम की तख्ती भी लगानी पड़ी, साथ में गाड़ी में बिठाना भी पड़ा। वो मुझे नहीं बिठा रहे थे, मैंने डायरेक्ट उनसे वहां से दिल्ली से करवाया। अभी भी ये सारे जनप्रतिनिधियों को, आप भी तो थे चाटुकार जी, वहां पर आपके आका ने जब भेजा था
तो वहां तो उपराष्ट्रपति जी से के साथ तो उमेश पटेल अंदर से आया, वो आपके आका ने नहीं भेजा था, मैंने खुद उनसे अपना टाइम लिया था और उनको मैंने दमन दीव की परिस्थिति से वाकिफ भी कराया। मैं तो चाहता था कि आपका आका मोदी जी से भी मिलवाए, आपको अमित भाई शाह से भी मिलवाए, मैंने भी प्रयास किए पर मोदी जी थे नहीं। बाकी आप लोगों को तो मैं खुद मिलवाना चाहता था और मोदी जी को बोलना चाहता, आपके सामने बोलने वाला था कि हमारी प्रदेश की स्थिति क्या है। पर क्या बताओ आपके आका के पर कितने लोग कैसे नाराज हो पड़े हुए हैं। कुछ भी कर लीजिए प्रशासक जी, आप बचने वाले नहीं है, बचोगे नहीं। और आपको क्या लगता है कि उमेश पटेल झुक के बैठ जाएगा, डर के बैठ जाएगा? मैं हर एक बात दिल्ली पहुंचा रहा हूं और आपको पता भी है कैसे पहुंच रही है और मेरी लड़ाई जारी है। और आपको तो यहां से हटाकर झुका तो दिया ही है, अब लात मारना बाकी है। वो किस प्रकार की लात है वो आप देख लीजिएगा। वो फिजिकली लात नहीं होती, लात बहुत प्रकार की होती है और वो पड़ने वाली है आपको। तो मैंने आपको झुकाया तो है ही, अब लात भी मारने वाला हूं। वो कैसी लात? वो फिजिकल लात नहीं होती और वो लात आपकी यहां से भगाने वाली लात होने वाली है। कोई बात नहीं, आप चाटुकारिता कीजिए। भगत सिंह ने भी कहा था देश की आजादी के वक्त, आप उनकी चमचागिरी करो, उनकी गुलामी करो, हम जनता की ओर से लड़ेंगे। तो मैं भी लड़ूंगा। प्रशासक जी, आपको फिर से चुनौतीपूर्ण कह रहा हूं, आप में दम है तो सामने सामने आइए, सामने सामने डिबेट कीजिए, सामने सामने लड़िए। आप हमारे प्रतिनिधियों को, विचारों को, गाड़े गबले को वहां पर बुलाते हो, बहकाते हो, बहका हुआ में आके आपकी बातें को लिख कर आप भेजते हो, वो बोलते हैं, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। उनको आप डराओ, धमकाओ, घबराओ, वो सब जानते हैं। और कितने लोगों ने मुझे फोन करके भी बोला है कि आपने क्या क्या चैम्बर में होता है। वो आपको क्या लगता है कि चैम्बर में आप बोलते तो हमें पता नहीं चलता? अरे आप सीधा सीधा बात करो, सीधा सीधा लड़ाई लड़ो। ये बुजदिलों की तरह बेचारे नमाले लोगों के कंधों पर बंदूक रख के फोड़ना बंद कर दो। आपका तो अंत आ चुका हुआ है ही है। ये आपकी नौकरी का अंत ही है, ये आपकी कारकिर्दी का अंत ही है, समझ लीजिए। और आपको वादा करता हूं प्रशासक जी, आपको 30 जनवरी तक तो नहीं बैठने दूंगा। कुछ भी हो जाए, 30 जनवरी तक तो आप नहीं रुकेंगे। फिर आपकी मर्जी मुझे दिखाना। आप में दम है तो आप मुझे दिखा देना कि आप 30 जनवरी तक रुकते हैं या नहीं। बस हमारे लोगों को कहना चाहता हूं, डरिएगा नहीं, घबराइएगा नहीं, आपका जनप्रतिनिधि आपके साथ है। हाँ, हो सकता है मुझ पर फ्रॉड केस किए जाएंगे, गलत उलट जुलट आरोप लगाए जाएंगे, पर सत्य कभी मिटता नहीं है। सत्य को आँच आ सकती है, पर सत्य परेशान हो सकता है, पर सत्य हार नहीं सकता। परमात्मा परमेश्वर ने मुझे जिताया है। इन लोगों ने सब कुछ किया मगर मैं जीता, आपकी आवाज बना। और आपको विश्वास दिलाता हूं आगे भी मेरी लड़ाई इसी प्रकार से जारी रहेगी। दमन दीव की जनता के लिए मैं लड़ता रहूंगा और दमन दीव के लोगों का हक और अधिकार और न्याय उनको दिलाकर रहूंगा।